गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, जोहार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, महान ब्रिटिश राजनीतिक विचारक। जी हाँ, अगर आप कोई पहचानते हैं, इनका नाम है थॉमस हॉब्स। एक ऐसे राजनीतिक विचारक जिन्होंने अपनी विचारधारा के आधार पर पूरे ब्रिटिश शासन व्यवस्था, जो संसद और जो पार्लियामेंट में चली आ रही थी, जो इनके विचारों पर जो लगातार प्रभाव पड़ा, उनको आज जानेंगे। जितने भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर एज ए यूपीएससी और एज ए पीसीएस रखने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बेहतरीन होगा ही ये वीडियो। लेकिन जनरली जो सामान्य जानकारी को इकट्ठा करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, विचारकों को पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा है समझने के लिए, और साथ साथ कुछ मनोरंजन के लिए भी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट डीलिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट से प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल्स। ओके, तो छोटा करता हूँ मैं इसको, ये चले जाइए अंदर, और आ जाता हूँ मैं थॉमस हॉब्स के बारे में। देखिए, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर खड़ा कर दिया है, और विज्ञान के आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से विज्ञान के तथ्यों को समझते हुए हम उसके विचारों को राजनीतिक विचार के रूप में समझेंगे। क्या विज्ञान जिस तरह से होता है, जैसे गणित होता है, जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, उनको राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? तो इसको सबसे पहले जो सिद्ध करने की कोशिश की, इसको स्थापित करने की जो उसने कोशिश की, उनका नाम था थॉमस हॉब्स। देखिए, इनका परिचय सबसे पहले मैं आपको देता हूं कि जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत ही बड़ी पुस्तक लिखी है, जिनका नाम है लेवाइथन। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, लेवाइथन। खास करके नेट, जेआरएफ और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पुस्तकों का नाम याद रखना जरूरी होता है। तो लेवाइथन एक अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नॉवल कह सकते हैं, जिस पर तत्कालीन समय की जो वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी, उसका जो गहन प्रभाव था। गैलीलियो की गति का नियम हो, कोपरनिकस के सिद्धांत हो, यूक्लिड के ज्यामिति सिद्धांत हो, इन सभी विचारों का निचोड़ आपको लेवाइथन में मिलता है। हालांकि लेवाइथन कोई किताब ऐसा नहीं है कि ये विज्ञान पे लिखा गया कोई साहित्य है, ठीक है, ये साहित्य है राजनीतिक विचार पर, लेकिन इसमें इस्तेमाल हुआ है वैज्ञानिक अप्रोच, विज्ञान के तरीकों को समझाने की, कि किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से हम लोग राजनीतिक विचार को समझ सकते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य के रहने का तरीका, उनके सोच, उनके स्वभाव, सभी को समझाने का एक बेहतरीन तरीका है लेवाइथन। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन इतिहास को समझने से अच्छा है कि आप भौतिक, ज्यामिति और मनोविज्ञान के आधार पर समझिए। दैट्स द मोरल कंसेप्ट अबाउट द लेवाइथन। ये जो लेवाइथन है, यही पुस्तक है जिन्होंने पूरी तरह से हॉब्स के विचारों को दिखा रहा है। देखिए, हॉब्स कहते थे कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण जो है ना, वो भौतिक वस्तुओं का समुच्चय है। दुनिया में जितनी वस्तुएं बनी हैं, वो सभी छोटी 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 वस्तुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में। परमाणु के सिद्धांत, कनात का नियम, और भी ढेर सारे जो सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों को अप्रोच करते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य किस प्रकार से भौतिक है। उन्होंने कहा कि ये भौतिक अणु सदैव गतिशील होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अणु हमेशा गतिशील होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छोटे छोटे स्तर पे, वैज्ञानिक स्तर पे उतने बातें नहीं की, लेकिन ये बताया कि निरंतर गति होते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, टक्कर होते हैं तो स्वाभाविक उनमें ऊर्जा होती है, उनमें काम करने की क्षमता उत्पन्न होती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार व्यक्ति भी भौतिक है, मनुष्य भी मेटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, जिसमें गति पाई जाती है। कैसे गति पाई जाती है? हाउ कैन यू से कि मनुष्य में गति पाई जाती है? क्योंकि मनुष्य में गति चलना गति नहीं है, वास्तव में गति का मतलब होता है उसकी इच्छाओं, उनका इच्छा, उनका संवेदना, उनका लोभ, उनका मोह, उनका माया, उनका सपना, ये सब के सब क्या है? वास्तव में मनुष्य की गतियों का कारण है। मनुष्य के अंदर उसकी जो जीवनशीलता है, उसको बताता है। व्यक्ति की निश्चित उद्देश्य होते हैं, और उसे उसका सबसे परम उद्देश्य जो होता है वो आत्म संरक्षण होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन। और सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए चाहे वो किसी भी शक्ति का प्रयोग कर ले, अधिकाधिक शक्ति को इकट्ठा करता है, जमा करता है, अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा ध्येय बन जाता है, और उसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। मैकियावेली व्यक्ति को अगर देखा जाए तो निष्क्रिय रूप में व्यक्त करता है। मैकियावेली, जैसे आप मैकियावेली के विचारों को समझाऊंगा मैं किसी और वीडियो में, पहले इस विचार में हम आज थॉमस हॉब्स को समझेंगे। थॉमस हॉब्स के विचार मैकियावेली के विचार से इसलिए अलग है क्योंकि मैकियावेली ने मनुष्य को निष्क्रिय रूप में परिभाषित किया है।
मनुष्य कैसा दानवीय प्रवृत्ति का होता है, क्यों होता है, मनुष्य आपस में झगड़ा क्यों करता है, मनुष्य क्यों शक्ति का अर्जन करता है, मनुष्य की जो पतनशीलता है, मनुष्य की जो कह सकते हैं कि जो अवैज्ञानिक सोच है वो क्यों होती है, वो निष्क्रिय अप्रोच को बताता है। लेकिन हॉब्स ने मनुष्य के सक्रिय अप्रोच को ध्यान दिया है। उस अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ चीजों को मनुष्य आकर्षित होता है और कुछ चीजों से वो विकसित होता है। जिन चीजों से उनको लोभ, लालच प्राप्त करने की इच्छा जाग जाती है, वो उनका वास्तव में कहे तो हॉब्स, यहाँ पर हॉट्स लिखा है लेकिन हॉब्स पढ़िएगा। हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, जहां पर राजा और संसद के बीच एक तरह से संघर्ष हो रहा था अधिकार को लेकर को, कौन सबसे किसके पास सर्वाधिकार होगा। इस समय क्या होता है कि राजा की स्थिति और संसद के समर्थकों के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया कि ब्रिटेन के इतिहास में इसे रक्त रंजित क्रांति कहलाई। हालांकि हिंसा इतना ज्यादा हो गया, इतना पाशविक हो गया कि मानव जीवन को दहलाने वाली जो भारी क्षति हुई, सभी घटनाओं का प्रभाव जो है हॉब्स के चिंतन, हॉब्स के विचारों में दिखता है। ठीक है, हॉब्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य एक जानवर है जिसे केवल दो चीज का ही मोह है, एक भय और दूसरा स्वार्थ। मनुष्य दो चीज से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, एक शक्ति से, एक स्वार्थ से। इंग्लैंड की गृह युद्ध की स्थिति का प्रभाव हॉब्स के राजनीतिक विचार में तो पड़ना ही था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने कहा कि और मैं और भय यानी आई एम फियर आर ट्विंस, जुड़वा भाई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है, मैं और भाई नहीं बल्कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। प्राकृतिक अवस्था में मुक्ति पाने के लिए, प्राकृतिक अवस्था के बारे में डिस्कस होगा अभी थोड़ी देर बाद, प्राकृतिक अवस्था से आपको मुक्ति पाना है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था वास्तव में एक तरह से कहे तो मत्स्य न्याय वाली प्रणाली है, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को हड़प लेती है, खा लेती है। तो प्राकृतिक न्याय में आप सुरक्षित नहीं है। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए आपको व्यक्तियों ने क्या किया, आपस में एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के पश्चात उसने राज्य का निर्माण किया। ओके, वैज्ञानिक जगत में जो उस समय उथल पुथल हो रही थी, कॉपरनिकस, गैलीलियो, जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे अपने विचारों को प्रसार कर रहे थे। उसी के दरमियान राजनीतिक विचार भी अपने उच्च पायदान पर खड़े थे, लेकिन राजनीतिक विचार अभी भी इतिहास के कोने पर छिपा हुआ था। लेकिन हॉब्स ने क्या किया, उस राजनीतिक विचार को अब वैज्ञानिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। ज्यामिति पद्धति का उपयोग, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना, राजनीतिक और शास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में लगातार हॉब्स के प्रयोग स्टार्ट हो चुके थे। अब आता हूं वैज्ञानिक भौतिकवाद और थॉमस हॉब्स। देखिए, वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले कि मनुष्य जो है वास्तव में गतिशील होता है। आखिर गतिशील कैसे होता है, मनुष्य अणु से मिलकर बना है, और ये अणुआ हमेशा गतिशील होती है। तो मनुष्य क्यों गतिशील है, क्योंकि इसके अंदर स्मरण है, इसमें उसके अंदर संवेदना है, उनके अंदर मोह है, लोभ है, लालच है, शक्ति का अर्जन करना है, ये सब सब उसको हमेशा गतिशील बनाए रखने की काम करता है। हॉब्स प्रथम आधुनिक दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक विचारक, जिसने क्या कहा कि अपने विचार में विज्ञान के आधार पर उसने व्याख्या की, और मानवीय आचरण का व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पक्षों को शामिल करते हुए उसने वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव कि किस प्रकार से हमारे जीवन पर पड़ता है, उसके प्रभाव की स्पष्ट रूप से उसने व्याख्या की। विश्व के में केवल दो ही भौतिक तत्व, केवल भौतिक तत्व ही एग्जिस्ट करते हैं। जो भौतिक नहीं है वो विश्व का हिस्सा नहीं है। विश्व की प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। हॉब्स का विचार यह है कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य एक सूक्ष्म प्रतिबिंब, मात्र छोटा सा कण है। मनुष्य के संपूर्ण आचरण और उसके शरीर के जितने भी यंत्र है, विभिन्न अंगों की जो कृतियां हैं, विभिन्न अंगों के जो काम है, वो मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली भावनाएं, इच्छाएं, संवेग, विचार, स्मरण, ऐसे तत्वों के कारण है। अगर ये सब तत्व नहीं होंगे तो मनुष्य जीवित नहीं हो सकता है। सामाजिक जीवन का स्वरूप भी गति के नियम के अनुसार ही होता है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार मानव व्यवहार के का वास्तव में एक तरह से छोटा सा स्वरूप है। अगर देखा जाए, मानव का जैसा व्यवहार होगा समाज का भी वैसा होगा, जिसमें मनुष्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है। अतः गति के द्वारा मानव जीवन की समस्त सामाजिक पहलुओं पर हम लोग अपना नजर दौड़ा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आते हैं, उससे पहले हम लोग मानव स्वभाव को समझ ले कि मानव स्वभाव को किस तरह से उन्होंने चित्रित किया, आखिर मानव कैसा है, मनुष्य कैसा है। मनुष्य के साथ उन्होंने जो बातें बताई है उसके बारे में समझने के लिए आपको पहले हॉब्स के विचार, मनुष्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हॉब्स ने मनुष्य को एक भौतिक रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। उसने मनुष्य के शरीर के अंदर होने वाली गतियां उनके प्रभाव को जन्म देती है। मनुष्य के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है, जैसे मैंने आपको बताया, स्मरण हो, इच्छाएं हो, संवेदना हो, लोभ हो, लालच हो, मोह हो, माया हो, ये सब मनुष्य को उसके अंदर की जो गतियां हैं ये पैदा करती है। क्योंकि मनुष्य जन्मजात गुण और सद्गुण से पैदा नहीं होता है।
कोई भी व्यक्ति शारीरिक शक्ति से या मानसिक शक्ति से संपूर्ण हो सकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक है तो कोई व्यक्ति मानसिक शक्ति से, अर्थात मनुष्य जो है लगभग पैरेलल है, इक्वल है। योग्यता एक जैसी होती है सबकी, मनुष्य में आशाओं में, लेकिन योग्यता अगर असमान है तो स्वाभाविक है, समान है तो आशाओं के बीच उनकी आशाएं समान होगी। तो जब आशा अगर सेम होगा तो उनकी प्राप्ति के लिए वो लोग होड़ मचाएंगे और आपस में लड़ भिड़ेंगे, आपस में टकराव होगा और शत्रुता का भाव पैदा होगा। मनुष्य के साथ साथ दूसरी स्थिति यह है कि हमेशा वह आत्मसंरक्षण का प्रयास करते रहता है, चाहे वह न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण तरीके से। आत्मसंरक्षण करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जिस व्यवस्था में वह जी रहा है, जहाँ पर ना तो कानून है ना तो कोई कानून की धाराएं हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति के बीच कोई भी समझौता ही नहीं है, जहाँ युद्ध का गुण बल और धोखाधड़ी है, ऐसी स्थिति में न्याय और सामाजिक गुणों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। सामाजिक स्थिति एकमात्र नियम जिस वस्तु पर मनुष्य को प्राप्त कर सके, जिस वस्तु को मनुष्य प्राप्त कर सके और जब तक प्राप्त कर सके, जब तक उसको रख सके वो उसकी है। जब उसके पास उसके रखने की क्षमता नहीं होगी वो किसी और की हो जाएगी। यहाँ पर शक्ति का होड़ लगा हुआ है। हॉब्स के विचारों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है आत्मसंरक्षण। मनुष्य में दो मूल प्रधान भाव, इच्छा तथा अभिरुचि। वस्तु को प्राप्त करने की लालसा इच्छा है और किसी वस्तु से छुटकारा पाने की लालसा या भावना अभिरुचि है। अपनी आशाओं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य और मनुष्य के बीच स्पर्धा, कंपटीशन बना रहता है, और यह स्पर्धा 3 प्रकार का होता है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, जहां प्रत्येक मनुष्य लाभ को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करता है। कंपटीशन में होता है कि प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। और चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में जानी होगी, तो जिसमें कहा था एक वही जिएगा, वही सर्वाइव करेगा जो इसमें अधिक से अधिक कंपटीशन करने की क्षमता होती है, अधिक से अधिक लड़ने की क्षमता होती है। दूसरा है पारस्परिक अविश्वास, अर्थात आत्मसंरक्षण के लिए मनुष्य के मध्य अविश्वास की भावना होती है। उसको डर लगता है कि कल वो दिन वो मुझे मार देगा, इससे पहले मैं उसको मार दूं। और तीसरा है वैभव, अर्थात अधिक से अधिक प्राप्त करने का जो लक्षण होता है। संघर्षमय जिंदगी, संघर्षमय प्रवृत्ति का निर्माण करने वाली सामान्य शक्ति का अभाव रहेगा, तब तक मनुष्यों के बीच संघर्ष, अशांति, असामाजिकता की स्थिति बनी रहेगी। और ये असामाजिक स्थिति प्राकृतिक अवस्था वाली स्थिति है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असामाजिक है, मतलब अराजक है, राज्य ही नहीं है। यहाँ पर राज्य का होना ना होना कोई मतलब नहीं है। न्याय अन्याय की जैसे कोई मानता ही नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में कोई स्थान ही नहीं है इन चीज़ों का। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सामाजिक क्या है, असामाजिक क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब प्राकृतिक अवस्था में इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, जहाँ कोई कानून ही नहीं है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ पर न्याय कहाँ होगा, और जहाँ न्याय नहीं है वहाँ सामाजिक व्यवस्था कहाँ से होगी। सिर्फ एक ही शक्ति का प्रयोग होता है, धोखाधड़ी, और यहाँ के मनुष्य का सबसे उत्तम गुण यह माना जाता था, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन की रक्षा करते थे। कानून और राजसत्ता के अभाव में जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो कहावत है वो पूरी तरह से फिट बैठती है। सभ्यता के अभाव में उसका जीवन घृणित था, बर्बर था, असभ्य था। कानूनी सत्ता के अभाव में उसका जीवन क्षणिक था, कमजोर था। उसके पता नहीं था कि कल दिन किसे वो होगा या नहीं होगा। मनुष्य को हमेशा भय लगा रहता था कि कब हिंसात्मक संघर्ष के माध्यम से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये प्राकृतिक अवस्था की स्थिति है। राज्य जैसी केंद्र सत्ता का अभाव होना, मनुष्य की स्थिति वैसी ही होगी। अगर राज्य नहीं है तो मनुष्य की स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में जिक्र किया है। जहां राजनीतिक सत्ता है वहीं सामाजिक जीवन है, वहीं शांति है, वहीं व्यवस्था है, वहीं न्याय है। तो उसके कारण प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक अधिकार भी तो होते होंगे। तो लेट्स सी अबाउट प्राकृतिक नेचुरल राइट्स क्या होते हैं। हॉब्स ने अपनी पुस्तक, जैसा कि आप लेवाइथन में पढ़ेंगे, तो उसने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात की है, जिसका उपयोग जीवित रहने के लिए मनुष्य करता है। प्राकृतिक अधिकार का सीधा मतलब ये होता है कि मनुष्य को प्रकृति से मिला एक ऐसा अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, जिसके माध्यम से वो अपना आत्मसंरक्षण, अपने जीवन की रक्षा के लिए कि दूसरों को मार डालने की उसको स्वतंत्रता होती है। अगर आपका आत्मसंरक्षण पर किसी को मारने की इजाजत है तो आप अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए दूसरे की हत्या कर सकते हैं। दैट इज द नेचुरल राइट्स। हॉब्स का अधिकार शक्ति और अधिकार में कोई अंतर नहीं करता है। हॉब्स का सिद्धांत प्रकृतिवादी और उपयोगितावादी नहीं है, बल्कि यह नैतिकवादी है। लेकिन नैतिकता भी एक विशेष प्रकार की नैतिकता है। अब आते हैं प्राकृतिक जैसे अधिकार, तो प्राकृतिक नियम तो होंगे, कुछ कानून होंगे। प्राकृतिक अवस्था में राज्य तो होता नहीं है, और जहां राज्य नहीं होता वहां कानून नहीं होता, जहां कानून नहीं होती वहां समाज व्यवस्था नहीं होती है।
तो बल्कि मनुष्य अपने जीवन का संचालन प्राकृतिक नियमों से करता है। तो मनुष्य कैसे अपना जीवन चलाएगा, कैसे जानेगा कि कुछ हमें नहीं करना है, कुछ करना है? तो ये प्राकृतिक नियमों के, प्राकृतिक कानूनों के आधार पर निर्धारित होता है। नियम बुद्धि द्वारा खोजा जाता है, और ये नियम कहाँ से मिलता है? ये बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा, जिसमें मनुष्य के जीवन के लिए विनाशकारी कार्यों और जीवन की रक्षा के साधनों का हरण करने, जो जीवन की हमारी, जो जीवन को छीन ले, वैसे कार्यों को रोकना, उसको नहीं करने के लिए उसको सलाह दिया जाता है। मनुष्य को उन आदेशों का पालन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे जीवन असुरक्षित ना हो जाए। आप जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और उन कार्यों से अपने आप को दूर हटाइए। समाज को बोलिए कि इनसे दूर रहे, जिससे मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक विधि शब्द जो है वो विवेक का आदेश है, मनुष्य के विवेक का एक तरह से गाइडेंस है, जो मनुष्य को ऐसा करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करता है, जो जीवन की स्वतंत्रता को संबंध रखता है, जिससे समाज का निर्माण होता है। और इसलिए प्राकृतिक कानून बहुत ही जरूरी है, जहाँ शांति और सहयोग, मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, प्राकृतिक अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता का पालन करना अनिवार्य होता है, और मनुष्य को अपने समझौते का पालन करना चाहिए कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। यही है हॉब्स के संक्षिप्त विवरण। आगे हॉब्स के और विचारों पर टिप्पणी जिसमें जिसमें हम लोग बताएंगे कि हॉब्स किस प्रकार से व्यक्तिवाद है, हॉब्स किस प्रकार से एक तरह से पूंजीवाद का संरक्षक है, किस प्रकार से हॉब्स ने उसकी जो आलोचना की गई है वो जानेंगे। एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बट दिस वीडियो इज सफिशिएंट फॉर दिस जनरल सेक्शन अबाउट हॉब्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन। तो इस वीडियो में अपने हॉब्स के बारे में सीखा। हॉब्स के और भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो किसी और वीडियो में जिक्र होगा। ये पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, आप इसको सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।